सभी बहनों को नमस्कार। आज जो है फिर से आपका स्वागत करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और क्लास 2 में जो गरीबी का पार्ट 2 है उसको आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक पार्ट हो चुका है, आप जो है पिछला वीडियो में जाकर देख सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समय के देखिए, यहाँ पे जो है हम गरीबी को बांटने का कोशिश किए हैं कि समय के आधार पर गरीबी के प्रकार। ठीक है, समय के आधार पर गरीबी के प्रकार। तो एक होता है शीतकालिक गरीबी। शीतकालिक मतलब होता है लांग, बहुत दिन तक गरीबी। एक होता है अल्प गरीबी मतलब कि कम दिन तक गरीबी। गैर निर्धन मतलब कि नॉन निर्धन, जो धनी लोग होते हैं। साफ सी बात है। लांग शीतकालिक को बोलेंगे लॉन्ग टर्म अंग्रेजी में, इसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। और गैर निर्धन को बोलेंगे नॉन पुअर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये ग्राफ जो है समझने वाली बात है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये जो ग्राफ बना हुआ है ऐसे, इसमें जो ये है पावर्टी लाइन है। पावर्टी लाइन मतलब कि अगर इसके ऊपर कोई इंसान बिलोंग करता है होता है तो क्या है, एबव पावर्टी लाइन है। ठीक है, नीचे है तो क्या है, बिलो पावर्टी लाइन है, मतलब वो गरीब है। यहाँ पे धनी है, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर है, सीधी सी बात है, धनी क्या कहेंगे। और यहाँ पे क्या है, वो गरीब है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो इसको जो है ग्राफ से समझते हैं। इस चीज़ को शुरू करते हैं ग्राफ से। देखिए, सदैव गरीबी क्या मतलब, जो पूरा जीवन गरीब रहता है। ठीक है ना, तो पूरा जीवन गरीब रहने वाला आदमी कौन सा है। देखिए, ये पॉवर्टी लाइन है, उसकी जीवन जो है इसी में चल रही है, उसके नीचे ही चल रही है। तो वो क्या है, सदैव गरीब है। जैसे भिखारी लोग होते हैं, ठीक है, तो ये सदैव गरीब होते हैं। और अच्छा, सामान्य गरीबी में क्या होती है कि जैसे फुटपाथ रेहड़ी वाले होते हैं, ये पीएल लाइन है। ये क्या है कि शुरुआत में तो उनके जीवन बहुत कठिन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने जीवन को सुधारते हुए नज़दीक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है सामान्य गरीबी। सामान्य गरीबी की उसमें आती है। फुटपाथ रेहड़ी वाले जो होते हैं इसमें आते हैं। तो शॉर्ट टर्म गरीबी में क्या होती है, शॉर्ट टर्म गरीबी में क्या होता है कि ये आपका चेंज होता रहता है। कभी जो लोग जो है ये ऊपर आते हैं, कभी नीचे नीचे आते हैं, कभी ऊपर आते हैं, कभी नीचे। देखिए, तो ये इसको बोलते हैं एक अनियमित गरीबी होती है। कभी ऊपर भी आ सकता है, कभी नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हम मजदूर वर्ग लोग हैं, ठीक ना, जब काम मिल जाता है 2-3 महीने लगातार, 3-4 महीना, तो जो है ऊपर आ जाते हैं। फिर जो है सीजन खत्म हो गया, काम नहीं मिला, तो फिर से बेचारे नीचे आ जाते हैं। तो क्या होता है, इनकी गरीबी जो है रेगुलर नहीं है, इनरेगुलर है, मतलब कि अनियमित है। ठीक है, अच्छा, अब किसान पे आते हैं। किसान गरीबी क्या है, चक्री है। देखिए, किसान का फसल अच्छा हो गया तो बढ़िया ऊपर आ गया, फिर क्या होगा, उसी फसल अगले फसल को बोने के लिए फिर से वो धन खर्च किया, कुछ कर्जे में भी आ गया, खा पी गया, फिर गरीब हो गया। फिर फसल अच्छी हो गई, फिर वो गरीब अमीर हो गया। थोड़े दिन के लिए। तो क्या हुआ, चक्री गरीबी, इनका जो है गरीबी अमीरी का चक्र जो है चलता रहता है। ठीक है, तो किसान, देखिए ध्यान रखिएगा, ये सब गरीबी के प्रकार हैं। और ऐसे आते हैं तो एक आध एग्जाम्पल भी याद रखना जरूरी है, रख लीजिएगा। और समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये ग्राफ याद रखेंगे। जो ये पॉवर्टी लाइन के नीचे अगर कोई होगा तो गरीब होगा, और ऊपर होगा तो क्या होगा, एपीएल होगा, एवं पॉवर्टी लाइन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें हल्का सा आपको जो है रीजनिंग टाइप का माइंड लगाना हो। अब देव आता है, या इसमें से कौन हो सकता है, इसमें से कौन नहीं हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा आइडिया दिमाग में रहेगा तो कर सकती हैं। ठीक है, चलिए, गरीबी के कारण। देखिए, गरीबी कारण सॉरी, गरीबी कारण में तीव्र जनसंख्या वृद्धि। जैसे देखिए, जनसंख्या जब बढ़ेगा, एक परिवार है, 5-6 बच्चे हो जाएंगे उसके, तो जो भी जोत भूमि होगी उसमें 5-6 पार्ट बट जाएगा। घर में भी तो संसाधन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अच्छा, गरीबी सॉरी जनसंख्या बढ़ने से जो सरकार का वो है, सरकार का जो खजाना है उस पर भी लोड पड़ता है। जितने भी योजनाएं आती हैं वो उसमें बहुत लोगों को देना पड़ता है, तो सरकार भी जो है विकास का कार्य नहीं कर पाती है। और कम मतलब जो है उसको नियम जो है देख सुन के बनाना पड़ता है। तीव्र जनसंख्या जो है गरीबी के मुख्य कारणों में से एक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, गरीबी के दुष्चक्र।
बचत कम, निवेश कम। देखिए, जब गरीब आप होंगे तो भाई जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो चीज़ चाहिए ना। जब आपकी गरीबी कम जो है इनकम ही है, तो आप बचत कहाँ से कर पाएंगे? फिर निवेश कहाँ से कर पाएंगे? निवेश का मतलब ये है कि निवेश ऐसी चीज़ होती है जो आपके भविष्य के लिए होती है, कि आपका भविष्य जो है आप उससे कुछ कमा सकें, या भविष्य में आपकी जो है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हाँ, ये जो है इसके लिए आप निवेश करके रख पाएँ। ठीक है, तो इसलिए जो है अगला पॉइंट है महंगाई। देखिए, महंगाई में गरीब गरीब आदमी क्या कर पाएगा बताइए? महंगाई बढ़ जाएगी, सब्जी आज 10 रुपये किलो है, कल जो है 50 रुपये किलो हो जाएगी। इनकम तो गरीब आदमी का उतना ही रहा, उसके पॉकेट में तो इतना ही पैसा है, तो जो है अब ये अब क्या करेगा बताइए? इसको दिक्कत होगी, तो इसके भी प्रभाव पड़ता है गरीबी का। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सेवाओं का पहुंच का अभाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार। देखिए, हमारी सरकार जो है बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाती हैं, कि स्वास्थ्य पे लाती है, शिक्षा पे लाती है, भ्रष्टाचार पे लाती है, लेकिन ये भ्रष्टाचार की वजह से, देखिए भ्रष्टाचार की वजह से जो है स्वास्थ्य और शिक्षा जो है हमारे गरीब भाइयों तक नहीं पहुंच पाता है। तो क्या होता है, वो उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, और यही जो उनके पास बचा कुचा निवेश होता है, पैसा होता है, वो इन सब चीज़ों में खर्च करते हैं। तो इसका कारण भी जो है गरीबी पैदा हो जाता है। देखिए, रोजगार का अभाव तो है ही अपने देश में। ठीक है, हमारा देश जो है युवाओं का देश है, और लोगों के पास रोजगार नहीं है कि जो है अपनी युवा का, अपनी स्किल का जो है वो क्षमता का प्रदर्शन कर सके, अपने देश को आगे ले जा सके। तो रोजगार का अभाव तो अपने देश में है। कृषि की उत्पादकता में कमी। देखिए, जो विकसित देशों में 1 बीघा में उगता है ना, वो यहाँ 10 बीघा में उगता है। ठीक है, वो यहाँ 10 बीघा में उगता है। इसकी कमी, इसके कारण क्या है? देखिए, तरीके में कमी है, बीज बीज के प्रयोग में कमी है, फर्टिलाइज़र के प्रयोग में कमी है, और स्किल में हम लोग यहाँ सॉइल का जो है निरीक्षण नहीं करवाते हैं, जांच नहीं करवाते हैं कि कौन से सॉइल में कैसा कैसा क्या होना चाहिए, कैसा किस इस सॉइल में, हमारे सॉइल में क्या कमी है। और यहाँ के लोग जो है एकदम तत्पर है, यहाँ किसान एकदम तत्पर है। तो जो है उत्पादकता में कमी तो है, मतलब कि उत्पादन में। शिक्षा व्यवस्था में कमी। अच्छा, देखिए शिक्षा का क्या रोल है? बहुत रोल है शिक्षा व्यवस्था में कमी। देखिए, पहली चीज़ तो अगर गरीब आदमी शिक्षित नहीं है, तो जो भी सरकार की योजना आएगी वो उसको जान ही नहीं पाएगा कि योजना कौन सी आई है और किस तरह से हमको उसको लेना है, किस तरह से उसका लाभ को हमको लेना है। और बेचारा जो है गरीब आदमी जान ही नहीं पाएगा, और जब उसकी ज़रूरत आएगी तो अपना जो बचा खुचा जेब का पैसा है वो उसमें ले जाके खर्च करेगा। ठीक है, अब देखिए सामाजिक कुप्रथा, इसको जो है बहुत, इस पॉइंट को बहुत दिल से नहीं लेना है, लेकिन ये अपने समाज की बहुत विडंबना है। गरीब आदमी बेचारा जो है दिखावे में, एक सामाजिक विडंबना हो गई है कि दिखावे में अपनी बेटी की शादी में, अपने बेटे की शादी में बहुत खर्च करता है, और 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की जमा पूंजी जो है बर्बाद कर देता है। देखिए, वो शादी जो है मंदिरों में भी हो सकती है। ठीक है, वो शादी जो है सिंपल तरीके से भी हो सकती है। बस ये ध्यान रखिए कि जो आप खर्च कर रहे हैं वो अपने बच्चों के नाम पे जमा कर दीजिए, उनके भविष्य के लिए जमा कर दीजिए, या उनसे कोई व्यवसाय करा दीजिए कि जो है वो आगे अपने भविष्य के लिए, मतलब उनका भविष्य उज्जवल हो सके। ठीक है, अब देखिए शादी में खर्च करते हैं। मृत्यु भोज, देखिए मृत्यु भोज में कभी कभी क्या आता है, ऐसी स्थिति होती है कि आप, अगला जो है अपने माता पिता को, चाहे अपने दादा दादी को हॉस्पिटल लेके गया है, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया खर्च कर दिया, और आया तो अब मान लीजिए कि उनका बचे भी नहीं, या बचे भी नहीं, तो मृत्यु भोज में क्या हुआ? मृत्यु भोज में जो है वहाँ से भी 1-1.5 लाख 2 लाख का जो है बिल बनाना पड़ा। तो ये मृत्यु भोज भी देखिए क्या है, भगवान तो ऐसे भी सुन लेंगे अगर पूजा कर दी जाए, तो उनके आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है ना, लोगों के खाने से थोड़े ही उनके आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन वही बात है कि हमारे समाज में एक जो है इस प्रथा बन गई है कि नहीं, ऐसा करना ही करना है, तो उसको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और अच्छे लोग भी इसको रोक सकते हैं, क्योंकि गरीब लोग जो है ना बड़े लोगों की कॉपी करते हैं। ठीक है, तो और बड़े लोग थोड़ा सा इसको रोकेंगे तो छोटे लोग भी, गरीब लोग भी इसको, इस पर ध्यान देंगे। चलिए,
गरीबी से जुड़ी समितियाँ, देखिए गरीबी से जुड़ी समितियाँ मतलब होता है कि बहुत सारी समितियाँ बनी हैं जो गरीबी से जुड़ी हैं। सरकार जो है समितियों का गठन करती है और जांच करती है कि हमारे देश में गरीबी कितनी है, कितने लोगों का इनकम है, कितना इनकम है, किस आधार मतलब जो है किस तरीके से जो है लोगों सब डाटा अगर रहेगा, मान लीजिएगा आपको जानकारी रहेगी तभी ना कि भाई कितने लोग गरीब हैं, किस तरीके के गरीब हैं, तभी तो आप सरकार गवर्नमेंट जो है अपना कानून लाएगी, नियम बना पाएगी कि हाँ जो है कैसे इस पर काम किया जाए। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को पढ़ते हैं। देखिए गरीबी से जुड़ी समिति में वाई के अलग कमेटी है, ठीक है, समिति है। गठन कब हुआ था इसका? 1977 में, और रिपोर्ट आया था 1979 में। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा कि ये समिति किससे संबंधित है, ठीक है ना, तो नाम याद रखना, एक बार आपके दिमाग से होकर गुजरा रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए कैलोरी के आधार पे इन्होंने सर्वप्रथम गरीबी का मापन हुआ था। तो कैलोरी में क्या बताए थे इन्होंने कि देखिए कैलोरी में इसको पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि जो है ग्रामीण आदमी अगर 2400 कैलोरी खाने की क्षमता रखता है खरीद कर, और शहरी आदमी 2100 कैलोरी खाने की क्षमता रखता है। कुछ लोग सोच सकते हैं गांव के आदमी, गांव के लिए 2400 क्यों, शहर के लिए 2100 क्यों? तो गांव का आदमी जो है फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, इसलिए जो है इसको लिए 2400 रखा गया है। शहर के लिए जो है थोड़ा फिजिकल वर्क कम होता है, शारीरिक काम, फिजिकल मतलब शारीरिक काम, इसलिए 2100 रखा गया है। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने बांटा था। तो ये वाई के अलग कमेटी, अभी ज़्यादा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैलोरी के आधार पर जो है कौन सी कमेटी जो है गरीबी को जो है डिफाइन की थी, मापन की थी, तो इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए अब आगे आते हैं, इसको हम अपने एमसीक्यू में डाले थे, डीटी लकड़वाला समिति। डीटी लकड़वाला समिति क्या है? देखिए गठन कब हुआ था जी? गठन हुआ था इसका 1989 में। ठीक है, रिपोर्ट कब हुआ था? 1993 में। देखिए मैं सब लिख के रख दिया हूँ, आप आराम से जो है इसको पढ़ सकती हैं, वीडियो रोक के पढ़ सकती हैं, 2-3 बार पढ़ सकती हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो आराम से मिलता रहे। पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा एकदम। देखिए कम से कम समय में, बहुत कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिख के ये बात, वो बात, अय बात, ते बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप भी स्टूडेंट हैं, कुछ घर के भी काम होते हैं और पढ़ना भी है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना है। कॉमेडी बहुत आसान होता है करना क्लास के दौरान, और बच्चों को जो है टाइम खाना। ठीक है, डीटी लकड़वाला समिति, डीटी लकड़वाला समिति जो है आई थी, उसका गठन हुआ था 1989 में, और रिपोर्ट कब आया था? 1993 में। ठीक है, अब आधार क्या है? उपभोग मूल्य सूचकांक। ठीक है, आधार क्या है इसका? उपभोग मूल्य सूचकांक। देखिए ये ग्रामीण ग्रामीण कृषि और श्रमिकों के लिए है, शहरी उद्योग श्रमिकों के लिए है। ठीक ना, तो अब इसमें यही मेन है कि कब आया था, कब 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 गठन हुआ था, कब रिपोर्ट आई थी, आधार का क्या मूल्य है? तो उपभोग मूल्य सूचकांक है। ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ना है। देखिए अब अगली समिति है हमारी सुरेश तेंदुलकर की समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति गठन हुआ 2005 में, और रिपोर्ट कब आया था? 9 में। ठीक है, देखिए बस इतना ही पढ़ना है, इसके अंदर बहुत नहीं डीप में जाना कि यदि ये आया तो थोड़ा सा और जाकर पढ़ लें, कुछ नहीं, इतना डीप में नहीं आएगा। कोई आईएसपीसी से क्वेश्चन नहीं है कि रिटर्न करना है, लिखना है आपको। बस आप पढ़ लीजिए समिति कब आई थी, समिति कब बनी थी, इसके हेड कौन थे, ये सुरेश तेंदुलकर समिति जो है किस आधार पर गठित हुआ था। अब देखिए इसमें आधार क्या था? न्यूनतम उपभोग मूल्य। अब देखिए इसमें क्या है, ग्रामीण आदमी जो है अगर 816 रुपये पर महीने कमा लेता है, ठीक ना, 816 रुपये पर महीने कमाता है, तो जो है एक दिन का होता है 27 रुपया, तो वह गरीबी रेखा के ऊपर है। सोच लीजिए 27 रुपया क्या है जी? 27 रुपया क्या बताया जाए, आज के ज़माने में महंगाई इतनी हो गई है। अब के हिसाब से, अब उस समय के हिसाब से तो हो सकता है वही हो कि भाई अब इतने बड़े लोग हैं, दिए हैं रिपोर्ट, तो हम सम्मान करते हैं उनका। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है के अनुसार गरीबों की संख्या जो है उस समय थी 21.9%, देश में 21.9% थी इस समिति के हिसाब से। तो जितने भी डाटा फैक्ट लिखे सब डाटा हैं, याद रखना है, क्योंकि दोहरा लेंगे ना तो उस समय खास तौर से एग्जाम के समय जरूर दोहराना है। एग्जाम अभी तो 2-3 बार पढ़ लीजिए, और एग्जाम के समय जो है तुरंत दोहरा के जरूर जाना है। हम जब कई एग्जाम निकाले तो हमारा एक ही तरीका था
कि भैया एग्जाम से पहले जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कर जाओ और वहाँ उल्टी करो, फिर भूल जाओ, फिर अगले एग्जाम में अगला एग्जाम देखा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इतना दिमाग पे लोड हो जाता है, इतने डाटा का इस सब चीज़ों का, आप पढ़ रहे होंगे जानते ही होंगे, इस समय तो लोड होगा ही। अब देखिए शहरों में क्या है भैया, 1,000 रुपया जो है अगर जो कमाता है आदमी, दिन जो है एक दिन का 33 रुपया होता है, तो क्या है, अमीर है। देखिए शहरों में क्या होता है, थोड़ा खर्च ज़्यादा होता है, रेंट, बिजली का बिल, ये फलाना ढिमकाना, रहने का भी खर्च, ट्रेवलिंग का खर्च, तो इसमें थोड़ा सा इसलिए बढ़ गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए देखिए, तेंदुलकर कमेटी और सी रंगराजन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं, ठीक है ना। सी रंगराजन कमेटी गठन कब हुआ था, 2012 में, और रिपोर्ट कब आई थी, 2014 में, ठीक है ना। इन्होंने भी आधार जो है न्यूनतम उपभोग व्यय विधि रखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ग्रामीण के लिए 972 कर दिया, तो एक दिन का कितना हो गया जी, 32 रुपया हो गया, ठीक है। और शहर में कितना हो गया, 1407 रुपया कर दिया इन्होंने शहर में पर महीने के लिए, तो दिन का कितना हो गया, 47 रुपया हो गया, ठीक है। ग्रामीण के 972 रुपया, तो एक दिन का हो गया 32 रुपया। शहर के लिए एक महीने का जो है 1407 रुपया, तो एक दिन के लिए हो गया 45 रुपया। इनके हिसाब से गरीबी कितनी थी देश में उस समय, 29.5%। जो तेंदुलकर साहब से थे उनसे जो है गरीबी यहाँ पे थोड़ा बढ़ गई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रेट भी तो दिख रहा है कि यहाँ भी जो है इन्होंने पैसा भी तो बढ़ा दिया है, इसलिए तो गरीबी बढ़ी जाएगी। चलिए अब देखिए एमपीआई को ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। एमपीआई को ध्यान रखना है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये इसको याद कर लिए कि एमपीआई का फुल फॉर्म भी आ सकता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ठीक है ना। देखिए इसको जो है मुख्य रूप से ये दो एजेंसियां हैं, ओपीएचआई और यूएनडीपी, इसका नाम सब जानते होंगे, इसका नाम इसे जान लीजिए। ये दोनों संस्था जो है एमपीआई का इंडेक्स जारी करती हैं, जान लीजिए। ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों संस्थाएं जो है एमपीआई को जारी करती हैं। ये दोनों संस्थाएं जो है विश्व स्तर पे बताती हैं कि क्या गरीबी है, क्या गरीबी का स्तर है। अब देखिए इस मल्टी डायमेंशनल से लग रहा होगा आपको, एक मिनट रुकिए, ऊपर चले गए, नीचे आगे गया, हाँ सॉरी। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि गरीबी को जो है इन्होंने कई एंगल से देखा है, ठीक ना। कई एंगल को, मल्टी मतलब होता है बहुत सारा, डायमेंशनल मतलब कि डायमेंशन, ठीक ना। गरीबी को जो है उन्होंने कई तरीके से आंकने की कोशिश किया, कई एंगल से देखने की कोशिश किया है, ठीक है। अब अभी पता चल जाएगा नीचे वाले वीडियो में, मेरे पीडीएफ में। देखिए एमपीआई 2021 जो जारी हुआ है, याद कर लीजिएगा, जो लेटेस्ट है। कुल देश जो है 109 है, और इंडिया का रैंक जो है 66वां है, ठीक ना। 109 देशों में या तो गरीबी में इंडिया का स्थान 66वां है, ठीक है। देखिए गरीबी बता चुके हैं, गरीबी की संख्या अगर देखा जाए तो इंडिया नंबर 1 है, लेकिन गरीबी का प्रतिशत में इंडिया पीछे है, कम है, ठीक है। चलिए अब जो मल्टी डायमेंशन की बात हुई है, आयाम, वही बहुआयाम कि किस किस आधार पर इन्होंने दिया है। देखिए स्वास्थ्य में क्या रखा है उन्होंने, बाल मृत्यु दर। देखिए जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो चांस बहुत अधिक होता है मरने का, क्यों, क्योंकि अगर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं होती है, आपके पास अच्छा जो है स्वास्थ्य सुविधा नहीं रहेगी, उनके पोषण की सुविधा नहीं रहेगी, आप गरीब हैं, तो बच्चों का मरने की जो है चांस बहुत ज़्यादा होता है। उसमें जो है जो माँ होती है उसकी भी जान के चांसेस हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य में ये आता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा तो इस चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पोषण, ठीक ना, आप बच्चे को कैसा खाना खिला रहे हैं, 6 साल तक के बच्चे को, या आप कैसा खाना खा रहे हैं, स्वास्थ्य में तो सब आ जाएगा। पोषण देखिए अपने इंडिया में क्या है, इंडिया में जो है इंडियन भोजन में कार्बोहाइड्रेट तो बहुत है, पर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। इंडियन भोजन में तो बहुत कम ही लोगों को प्रोटीन की डाइट जो है पूरी हो पाती है। चलिए अब शिक्षा पे ध्यान देते हैं। तो इंडिया में शिक्षा, सॉरी इंडिया में नहीं, ये तो एमपीआई तो विश्व स्तर पर निकलता है। शिक्षा के वर्ष, कितने वर्ष तक बच्चे ने लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, बच्चे ने स्कूल में उपस्थिति, वह जो है स्कूल में कितना उपस्थित रहा। ये नहीं कि मान लीजिए कि साल में जो है 165 दिन क्लास चला है, तो वह जो है
50 दिन स्कूल आया और बाकी दिन जो है मजदूरी करता रहा, तो जो है वो गरीबी के आयाम में आ जाएगा। देखिए इतना बढ़िया इन्होंने डिफाइन किया है कि खाली गरीबी धन से नहीं होता, अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है। देखिए सरकार बड़ा हेल्प करती है आपको, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, स्कूल खुलवाती है फ्री के लिए, प्राइमरी मिडिल तो हम लोग क्षेत्र में जानती हैं। शिक्षा शिक्षा फ्री में देती है सरकार, भारत सरकार। स्वास्थ्य भी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, या जिले पे जो सदर हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे आपको जो है फ्री का मिलता है स्वास्थ्य, मतलब कि दवाइयाँ मिलती हैं। देखिए एक लेवल तक तो मिल ही जाती हैं, अब चाहेंगे कि बहुत अच्छा हो तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि गरीबी भी तो काफ़ी है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब जीवन स्तर, इस पर ध्यान देते हैं। जीवन स्तर पे क्या है कि भोजन पकाने की उपस्थित ईंधन। देखिए बहुत सारे हमारे देश में लोग हैं जो अभी भी लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, पत्तियों का प्रयोग करते हैं, बड़ा स्थिति खराब है जी। तो धुआं धक्कर जो है बीमारी, ये सब चीज़ें। तो जीवन स्तर मतलब देखा जाता है कि आप जो है किस ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। फिर स्वच्छता, स्वच्छता कैसे होगी बताइए। सबके घर में जो है डिटॉल साबुन, धोने का, नहाने का, फिर से बर्तन धोने का, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, और गरीब आदमी है तो ये सब कैसे अपना पाएगा, ठीक है। फिनाइल, फिर पेयजल, शुद्ध पेयजल। देखिए शुद्ध पेयजल कैसे होगा, आजकल देखिए गांव गांव तक में आरओ बैठ गया है। क्यों? क्योंकि इतना हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट को और अपने जो भूमिगत जल है उसको क्षरण किया है कि क्या करेगा, पेयजल जो है बर्बाद हो चुका है। तो गरीब आदमी पेयजल कैसे पी पाएगा बताइए, शुद्ध पेयजल कैसे पी पाएगा। बहुत अच्छा अच्छा जो है इन्होंने पॉइंट को रखा है। घर, घर गरीब आदमी कहाँ बना पाएगा बताइए, घर की लेवल क्या है उस आधार पर उन्होंने रखा है। विद्युत, बिजली, बिजली वहाँ तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है। संपत्ति कितना है, देखिए संपत्ति को उन्होंने लास्ट में वैल्यू दिया है, हम संपत्ति के आधार पर, ठीक है ना। बहुत अच्छा इन्होंने हर डायमेंशन से गरीबी को, हर डायमेंशन से, हर डायमेंशन से गरीबी को जो है नापने की कोशिश किया है। चलिए, गरीबी के दुष्चक्र। देखिए गरीबी के दुष्चक्र क्या है। गरीब मतलब सिद्धांत दिया है इन्होंने, रेंगर नरकसे ने, रेंगर नरकसे साहब ने इस सिद्धांत को दिया है कि गरीब आदमी कैसे गरीब रहता है। देखिए निर्धन आदमी है तो निर्धन आदमी कब क्यों है, क्योंकि उसके पास कम उत्पादन होता है, वो संसाधनों का कम उत्पादन कर पाता है, ठीक है ना। तो जब कम उत्पादन होगा उसके पास संसाधन, ठीक है, कम उत्पादन का मतलब मान लीजिए कि कोई मजदूर है तो कम कमाएगा, कोई किसान है बहुत कम कम खेती है तो कम जो है अनाज का उत्पादन करेगा, वही कम उत्पादन की बात कर रहे हैं, ठीक है। या रेहड़ी वाला तो बहुत कम कमाएगा, ठीक है। उसकी बात, कभी कभी जो है बारिश का मौसम हो गया, बहुत ठंडी पड़ रही है तो वो निकलेगा ही नहीं घर से, क्योंकि जानता है कुछ कोई कुछ लेगा ही नहीं, इसको कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो और बरसात के मौसम में जो कोई घर का भी काम नहीं करना चाहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, सीजनल चीज़ें हैं कुछ। अब देखिए कम उत्पादन होगा तो क्या करेगा, उसकी आय भी तो कम होगी, मतलब इनकम का स्रोत कम होगा, ठीक है। जब आय कम होगी तो कम बचत होगा। भाई अपनी बेसिक ज़रूरत तो पूरा करेगा ना, जो ऊपर बताए थे कि रोटी कपड़ा मकान की बेसिक ज़रूरत है। कभी कभी मान लीजिए कि स्वास्थ्य की बात आ सकती है, शिक्षा तो बाद की बात है। जब इन सब चीज़ों से पैसा बचेगा तो ना शिक्षा में खर्च करेगा वो, ठीक है। तो कम बचत होगी, और जब कम बचत होगी तो निवेश क्या करेगा, निवेश वही बताया है। निवेश मतलब कि जैसे जमा पूंजी, भविष्य के लिए रखना, घर बनाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, शादी ब्याह के लिए, इन सब, या किसी बिजनेस के लिए। तो जब निवेश फिर कम होगा तो पूंजी निर्माण कम होगा, फिर वही चीज में आएगा, फिर वो निर्धन हो गया। भाई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास बहुत पूंजी है, तो पूंजी निवेश करते हैं तो उस पूंजी से पूंजी बहुत आता है। ऐसे बस पूंजी कम है और वो भी जो है रिस्की पूंजी है कि कल फंस जाएगा तो क्या वो धनी हो पाएगा, बस की बात है। तो इसीलिए बेचारा जो है बहुत अच्छा से डिफाइन किया उन्होंने, रेगनर साहब ने, कि निर्धन आदमी जो है कैसे निर्धन के दुष्चक्र में फंसा रहता है। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बंधुओं को नमस्कार।